नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपको हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं देश की ताज़ा स्थिति के बारे में कुछ बातचीत करने जा रहा हूं। आइए आपको बता दें, देश की राजनीति में सियासी पारा तेज है। देवबा और प्रचंड के मुलाकात के बाद कयास जारी। सरकार किसकी बनेगी, इस पर जोर शोर से काम शुरू हो गया है। अभी तक अगर देखा जाए तो सरकार वर्तमान गठबंधन की ही बनने की नजर आती है। अगर नेपाली कांग्रेस में कुछ विवाद भी तेज हो गया है नेता को लेकर, और इसके सुलभ होने के बाद लगता है कि गठबंधन की सरकार वर्तमान शेर बहादुर देवबा की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन आज हम चर्चा थोड़ा चुनाव परिणाम पर करेंगे। जो चुनाव परिणाम देश में अभी आया है, खास करके हम हमारे एमएलए के नेता ओली जी के बारे में भी, और उनकी चुनावी रणनीति जो थी वह किस तरह फेल हुई। हालांकि लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आ गए हैं, वो समानुपातिक में उनका सबसे ज़्यादा वोट है, लेकिन आप देखिए वो हमेशा जाने जाते हैं भारत के विरोधी नेता के रूप में। हमेशा भारत का विरोध कर करके उन्होंने जनता को आकर्षित करने का काम किया है। हर जगह जाकर कभी राम मंदिर का विवाद छेड़ देते हैं तो उनका चुच्चे नक्शा और काला पानी तो उनके जुबान पर ही है और अब भी है। और उन्होंने इस चुनाव को भी भरपूर उपयोग किया है वो काला पानी को लेकर, और उनको ये विश्वास था कि शायद काला पानी को फिर अगर हम लाते हैं चर्चा में तो उनकी एमएलए पार्टी सत्ता में आ जाएगी और लोग दे देंगे, वोट दे देंगे उनको, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव में किया। आइए हम कुछ आपको बताते हैं। हमारे हिमालनी के संपादक द्वारा एक विश्लेषण किया गया है, मैं उस विश्लेषण को आपके समक्ष रख रहा हूं। चुनाव में सुदूर पश्चिम में कांग्रेस की जीत और एमएलए की हार आखिर क्या संदेश देता है? जी हां, चुनाव में सुदूर पश्चिम में कांग्रेस की जीत और एमएलए की करारी हार नेपाल प्रतिनिधि सभा चुनाव परिणाम के नतीजे नए राष्ट्र के निर्माण का संदेश दे रहे हैं। चीन से इतर भारत से नए संबंधों के बीच प्रधानमंत्री देवबा व प्रचंड के गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। मैं यही बता रहा हूं कि जो चीन का मुद्दा जिस एरिया में ओली साहब उछाल रहे थे और उनको भरोसा था कि इस बार भी मैं बड़ा तामझाम के साथ गए थे वहां भाषण देने पश्चिम में, लेकिन पश्चिम की जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी को नाकार दिया है और वह कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं देकर गठबंधन को, कांग्रेस को वोट दे दिया है। और इसका मतलब क्या हो रहा है? सबसे अहम संदेश आपको उत्तराखंड से सटे सुदूर पश्चिम ने इस चुनाव में दे दिया है। सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली का रुझान चीन से रहा है। दरअसल भारत विरोध की शुरुआत ओली ने सुदूर पश्चिम से भी की थी। काला पानी को अपना बताते हुए चुनाव में विकास का मुद्दा से हटकर उन्होंने जनता को भटकाने की पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन यहाँ के 16 सीटों में, मैं बता दूं, सुदूर पश्चिम जो काला पानी से सटा हुआ प्रदेश है और एरिया है, उसमें जमा 16 सीट है, उसमें से केवल 3 सीट मात्र बचा पाए हैं। और उससे सटे हुए भी जो दूसरा प्रदेश है वहाँ भी ओली साहब अपना गंवा चुके हैं, लेकिन उन्हें 16 सीट में मात्र 3 से ही संतोष करना पड़ा। वहीं नेपाली कांग्रेस और सहयोगी दलों ने 10 सीट हथिया ली।
ऐसे में नेपाल के जागरूक मतदाताओं ने ओली को बता दिया है कि उनके लिए भारत की अहमियत चीन से कहीं ज़्यादा है। चुनाव प्रचार के समय नेपाली कांग्रेस गठबंधन गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर बात कर रही थी, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, ओली साहब की पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मूलभूत मुद्दे से इतर 4 नंबर से सुदूर पश्चिम में 4 नवंबर को सुदूर पश्चिम से ही भारत विरोध शुरू किया था और उन्होंने भरपूर भारत को दिखा देंगे और भारत से हम छीन लेंगे, चाहे जैसे भी होगा, काला पानी को हम अपने अंदर ले आएंगे, इसका नारा देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का शुरू किया था। वहाँ से उन्होंने काला पानी को अपना बताया और कहा कि जिस तरह से इसे नए नक्शे में शामिल किया उसी तरह से लेकर भी रहेंगे। वो जो नक्शा उन्हीं के टाइम में वो भूल चुके थे, लेकिन जनता को जाकर वो नया नक्शा को याद दिलाने गए कि अब हम फिर से उस नक्शा को भी लाएंगे, फिर से हम काला पानी ले लेंगे। इसके बाद उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से सटे बैतरी व दारचूला में भी इसी मुद्दे को उन्होंने दोहराया। दारचूला में भी लोगों को उन्होंने भड़काने की कोशिश की। 14 नवंबर को सुनसरी में हुई सभा में भी ओली के निशाने पर भारत ही रहा। अब वो पश्चिम से फिर सुनसरी पूर्व में भी आ गए और पूर्व में भी जाकर उनको यही भारत निशाना पर था और इसीलिए आज ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की के विरोध में वहाँ पर बोल रहे थे, लेकिन ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की का अभी रिजल्ट आया है और वो चुनाव जीत गए हैं और ये नेपाली कांग्रेस के हैं, इसलिए वहाँ भी इनकी करारी हार हुई है। वह जबकि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने सभी सभाओं में भारत से सभी मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात की थी। हर मंच से यही कहा था कि भारत हमारा मित्र है। ये दोनों नेता हमेशा भारत को मित्र के रूप में लिया और ओली साहब ने भारत को एक दुश्मन के रूप में लिया, जैसे उनके घर से कोई सामान चला गया हो और भारत हथियार लिया हो, उसको हमको छीन के लाना है। नेपाल की जनता ने इस चुनाव में कई इतिहास रचा है। मधेश की राजनीति ने तो रुख ही बदल दिया है। लोगों का मधेसी नेताओं पर से उठते विश्वास के कारण पुराने दिग्गज नेताओं को जीतने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ी है। वहीं चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने अपना जलवा दिखा दिया है, जो यह बताता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। पूरे चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला सीके राउत और उपेंद्र यादव के बीच रहा। सीके राउत की जीत ने बता दिया कि नेता तभी बड़ा होता है जब वह जनता के दिलों में रहता है, क्योंकि नेता किसी जाति विशेष या क्षेत्र विशेष का नहीं होता। इसके अतिरिक्त भी और बात बताता हूं कि देखिए, केपी शर्मा ओली की जीत तराई में हुई है। तराई से वो लखेट दिए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जीत हासिल की है तराई में भी। मोहतरी, धनुखा, सिरहा, हर जगह इनका एक एक कैंडिडेट आ गया है। इस बार अपना मौजूदगी जमा लिए हैं, लेकिन वहीं जमाए हैं जहां जहां इनके कैंडिडेट भारत के समर्थन की बात किए हैं। आपको बता दें कि वही गिरिराज मणि जी को इन्हीं का कैंडिडेट हराया, लेकिन हराने वाला व्यक्ति चाहे और जगह जो हराया है वो सब मान लीजिए सभी भारत के समर्थक रहे हैं। यानी कि कुछ तो अपराधियों को भी इन्होंने टिकट दे दिया था और वह अपराधी अभी तक बाहर है, वो भारत में शरण लिए हुए हैं और नेपाल में चुनाव लड़ा है और नेपाल में उनकी जीत हुई है। तो अब ओली साहब को पता चल गया होगा कि भारत विरोध का क्या नतीजा आता है, जो कि यह चुनाव दिखा दिया है। मित्रों, एमाले की पार्टी और खास करके ओली साहब
कुछ दिन पहले भाषा को लेकर भी हिंदी भाषा पर उन्होंने प्रहार किया था। बाद में उन्होंने चुप्पी साध दी। उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे वो भी हिंदी भाषा को नहीं देखने के लिए या हिंदी भाषा से दूर रहने लगे, वो बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार हिंदी भाषा की जीत हुई है और वह भी ऐसा व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया जो कि हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और नेपाल में हिंदी सम्मेलन करवाते रहे हैं। मैं बता दूं, चुनाव हुआ कपिलवस्तु में कुछ ही दिन पहले हिंदी साहित्य परिषद द्वारा, जिसके अध्यक्ष मंगल प्रसाद गुप्ता जी हैं। मंगल प्रसाद गुप्ता जी ने एक हिंदी का सम्मेलन दो वर्ष पहले भी करवाया था और बीच बीच में वो हिंदी पर ही सम्मेलन करवाते रहते हैं। और इस बार भी चुनाव से पहले उन्होंने आजमाया, कपिलवस्तु में ही एक देवलिपि पर उन्होंने हिंदी साहित्य परिषद के थ्रू एक सम्मेलन करवाया। काफ़ी अच्छा सम्मेलन था। मैं आपको बता दूं, इन्होंने आखिर मंगल प्रसाद गुप्ता को भी टिकट दिया। तो मंगल प्रसाद गुप्ता ने एक बहुत जाने माने और जो पिछले 3 चुनाव से जीते आ रहे थे, नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक प्रताप शाह को करारी हार दी है। ये मंगल प्रसाद गुप्ता जी द्वारा अभिषेक प्रताप हारे हैं वहाँ पर कपिलवस्तु में। यह बताती है कि हिंदी नेपाल से गई नहीं है और ओली जी अगर हिंदी के विरोध में है तो उन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि भाषा कहीं भी विरोध के लिए नहीं होता है, भाषा से ज्ञान हासिल होता है। और हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो कि नेपाल को दिया है, लिया नहीं है। यही बात मंगल प्रसाद गुप्ता भी कहते आए हैं और मंगल प्रसाद गुप्ता हिंदी के हिमायती रहे हैं और उनकी जीत यह बता रही है कि हिंदी उनकी भाषा है और उन्होंने हिंदी में ही प्रचार किया है। हालांकि उस एरिया में हिंदी का जबरदस्त बोलबाला है। तो यह भी इससे साबित हो गया है। इसके अतिरिक्त आप जहाँ जहाँ जाइए तराई के बेल्ट में, हाँ ओली साहब का प्रवेश है, लेकिन हर जगह उन्हीं लोगों की जीत हुई है जो भारत से अच्छा संबंध है जिनका, और वही लोग जीत कर आए हैं। वैसे भी अगर अलग से देखिएगा, प्रभु शाह स्वतंत्र से जीते हैं, वो इनकी पार्टी छोड़कर गए थे और वह भी वहाँ से जीत हासिल की है। इस तरह यह देखा जा रहा है कि इस चुनाव में भारत विरोधी नीतियों का और भारत विरोधी मुद्दों का परास्त हो गया है और यह अब समझ में आ गया है लोगों को कि भारत को विरोध करने से हमें कुछ फायदा नहीं है। अगर भारत से हमारा मसला है, मुद्दा है, तो उसको हम राजनीतिक रूप से सुलझा सकते हैं। मित्रों, आज इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा हिमालनी टीवी आप क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।